अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करते हैं जॉन स्टालवर्दी की एक पोएम इन द स्ट्रीट ऑफ द फ्रूट स्टॉल्स को। ये सेटिंग है पोएम की, फलों की दुकान वाली गली, और ये एक सिंबॉलिक पोएम है जो वर्ल्ड वार सेकंड के इंप्रेशन को यहां पर शो करती है। जॉन स्टालवर्दी जो कि 1935 में इनकी बर्थ है और 2014 के अंदर इनकी डेथ है। अगर बात की जाए इसके चाइल्डहुड की, तो जॉन स्टालवर्दी का जो बचपन है वो जंग के अंदर गुजरा है, क्योंकि जो वर्ल्ड वार सेकंड है ये 1939 से स्टार्ट है और 1945 तक है। तो इसका मतलब ये है कि पोएट के जो स्टार्टिंग 10 ईयर्स हैं वो जंग के अंदर और जंग के हालातों वाकयात के अंदर गुजरे हैं। इस पोएम के अंदर भी जंग का सारा इंप्रेशन जो है वो हमें देखने को मिलेगा। सबसे पहले हम इस पोएम की टेक्स्ट को डिस्कस करेंगे। टेक्स्ट के बाद इसके अंदर जो फिगर ऑफ स्पीच यूज हुई है उनको देखते हैं। तो देखें जी, जॉन स्टालवर्दी न्यूजीलैंड के रहने वाले थे और ये 3 साल के लिए पाकिस्तान भी रहे। 1959 से लेके 1962 तक ये पाकिस्तान में रहे। अब देखते हैं जी इसकी टेक्स्ट को। टेक्स्ट शुरू करने से पहले 3 सीक्वेंस इस पोएम के अंदर जो है वो पाए जाते हैं। सेंक्वन कहते हैं जो 5 लाइन का स्टेंजा होता है उसके लिए सेंक्वन का वर्ड यूज किया जाता है। तो 5 लाइन के 3 सेंक्वेंस इस पोएम के अंदर यूज किए गए हैं। उस हिसाब से देखा जाए तो टोटल इस पोएम की जो स्ट्रेंथ है वो 15 लाइंस बनती है। तो चलते हैं टेक्स्ट की तरफ। विक्स बत्तियां, बैलेंस मुतवाजन किए हुए हैं, फ्लेम शोले को, वो बत्तियां जो लालटेन के अंदर होती हैं और शोले को मुतवाजन करके रखती हैं उनके लिए यूज किया गया है। विक्स बैलेंस फ्लेम, बत्तियां शोले को मुतवाजन रखती हैं। अ डार्क ड्यू फॉल्स इन द स्ट्रीट ऑफ द फ्रूट स्टॉल, और तारीक शबनम के कतरे फॉल्स गिरते हैं कहां पर? इन द स्ट्रीट ऑफ द फ्रूट स्टॉल्स, फलों की दुकान वाली गली में, जहां फलों की रेडियां लगी हुई होती हैं या फिर छाबड़ी फरोश होते हैं या दुकानें होती हैं, तो वहां स्टॉल्स जो फलों के लगे हुए हैं वहां पर शबनम के कतरे गिरते हैं। और मेलन गुआवा मैंड्रन, मेलन खरबूजा, गुआवा अमरूद, मैंड्रन किन्नू के लिए यूज करते हैं। तो ये वो फल हैं पैरामिड पाइल्ड, और ये मखरूती शक्ल के लगाए गए हैं। जो एहराम मिस्र हैं पैरामिड पाइल्स, पाइल ढेर को कहते हैं, तो इनका ढेर एहराम मिस्र की तरह है, मतलब पैरामिड पाइल इनकी शेप है। और लाइक कैनन बाल्स, ये फ्रूट कैनन बाल की तरह दिखते हैं। कैनन बाल कहते हैं जो तोप के गोले होती हैं। तो लाइक का मतलब यह है कि तोप के गोलों की तरह ये फल नजर आते हैं। तो मैंने स्टार्ट में बताया कि जंग के जो असरात हैं वो पोएट के माइंड के ऊपर है, जिस वजह से उसे ये फल भी तोप के गोले नजर आते हैं। 5 नंबर लाइन है, ग्लो रेड हॉट गोल्ड हार्ट फ्रॉम विद इन, और ये जो फल हैं ये सुरख रंगत वाले और सुनहरी गहरी रंगत वाले दिखाई देती हैं। दहकते हुए सुरख और दहकते हुए सुनहरी रंगत से ये चमकते हैं फल जिनका जिक्र किया जा रहा है। तो ये भी जंग के हालातों वाकयात बारूद और गोलों की तरफ इशारा देते हैं। नेक्स्ट लाइन है, डार्क चिल्ड्रन विद अ कॉइन टू स्पेंड, तारीक बच्चे, स्याह फार्म जिन्हें हम हबशी कहते हैं, मतलब गरीब बच्चे, अ कॉइन टू स्पेंड, वो एक सिक्का खर्च करने के लिए आते हैं। कहां पर? एंटर द लैंटर्न्स ऑर्बिट, वो लालटेन के मदार में दाखिल होते हैं। फाइंड, और वहां पर क्या देखते हैं? मेलन गुआवा मैंड्रन, वो फलों को, मतलब खरबूजे को, अमरूद को और किन्नू को वहां पर पा लेते हैं। तो वो खुशी के साथ गरीब बच्चे थोड़ी सी रकम लेकर वो फलों को खरीदने के लिए आ गए हैं। उसके बाद है, द मून कंपैक्टेड टू अ रिंड, चांद सुकड़ कर उसके छिलके में आ गया। रिंड जो फल का छिलका होता है उसको कहते हैं। कंपैक्टेड का मतलब होता है कंप्रेस हो जाना, सुकड़ जाना, मतलब चांद उस छिलके के अंदर आ चुका है। द सन इन अ पिटेड स्किन, और सूरज उसके मुसामदार जिल्द के अंदर आ चुका है। यहां पर यह बताया गया है
कि चूंकि वो रोशनी लालटेन की उन फलों पर पड़ती है, वो फलों की जो जिल्द है वो मुसामदार है, उसके अंदर से एक चमक पैदा होती है और वो चमक ये बताती है जैसे उनमें चांद उतर आया हो या फिर उनके अंदर सूरज नमूदार हुआ हो। लाइन नंबर 11 है, दे टेक इट, बच्चे उन्हें खरीदते हैं, ब्रेक इट ओपन, तोड़ के खोलते हैं उन फलों को, लेट अ गोल्ड और सिल्वर फाउंटेन वेट, और वो गीला करने देते हैं, गोल्ड सुनहरी रंगत के, सिल्वर जो सोने की रंगत होती है और चांदी की रंगत होती है, गोल्ड और सिल्वर कलर को वो गीला करने देते हैं, फाउंटेन फवारे को, वेट जो गीला कर देता है। इस पूरी लाइन का मतलब यह है कि जब वो फल तोड़ते हैं तो उन फलों के अंदर से गोल्ड कलर का और सिल्वर कलर का, मतलब चांदी और सुनहरी रंगत का फवारा पानी का बाहर निकलता है। पानी से मुराद वो जो शीरा होता है या जो फल के अंदर रस होता है वो रस निकलता है, और वेट वो गीला कर देता है। किस चीज को वो गीला कर देता है? माउथ, फिंगर्स, चीक, नोज, चिन, उनके मुंहों को वो गीला कर देता है। उसके अलावा उनकी उंगलियों को वो गीला कर देता है, वो जो रस निकला है फलों से, चीक उनके रुखसारों को, नोज नाक को, चिन और ठोड़ी को। सादा लफ्जों में यह कह लें कि बच्चों ने फलों को खरीदा और बगैर अच्छी तरह से काटने के जल्दी के अंदर अपनी ख्वाहिश के पूरे हो जाने पर उन फलों को तोड़ा है और जल्दी जल्दी खाना शुरू किया है। अपने हाथ पांव, मतलब अपने हाथ जो है, नाक जो है, ठोड़ी जो है, मतलब पूरे का पूरा मुंह जो है उन्होंने गंदा कर लिया है, या वो रस जो है वो अपने मुंह के ऊपर लगा लिया है। तो ये एक खुशी की कैफियत के अंदर उन्हें पता ही नहीं चल रहा कि एटिकेट क्या है खाने के, और बच्चों की एक अपनी इनोसेंस है, उसी इनोसेंस के अंदर वो अपने काम को कर रहे हैं। रेडियंट एज लालटन, और ये चमकदार हैं, एज लालटन्स जैसे कि लालटेनें चमकती हैं। दे फॉरगेट, और बच्चे भूल चुके हैं, फॉरगेट भूल जाते हैं, द डार्क स्ट्रीट आई एम स्टैंडिंग इन, उस तारीक गली को जिस तारीक गली में मैं खड़ा हूं। यहां पर जो डार्कनेस का एक पहलू हमें दिखाया गया है, इस डार्कनेस का मतलब उदासी भी हो सकता है, तारीकी भी हो सकता है, चूंकि जो एक खौफ है, खतरा है, वो पोएट को लाहक है। मैंने बताया है कि जो जंग के असरात हैं वो डार्कनेस की सूरत में पोएट के माइंड पर असरअंदाज हुए हैं, लेकिन बच्चे भूल चुके हैं कि वो किन हालात से गुजर चुके हैं या फिर कौन से जंग के हालात का उन्होंने सामना किया है। तो इस वजह से पोएट ये महसूस करता है कि रात का वक्त है और तारीकी है, तो ये तारीकी पोएट को फील होती है, या फिर उदासी या परेशानी पोएट को फील होती है, इसको फील नहीं होती, बच्चों को मतलब फील नहीं होती, और पोएट समझता है कि मैं तारीक गली में खड़ा हूं। तो ये थी इसकी इजी ट्रांसलेशन। हम देखते हैं इस पोएम की जो फिगर ऑफ स्पीच इस पोएम में यूज हुई है। तो सबसे पहले राइम स्कीम को डिस्कस करते हैं। राइम स्कीम इस पोएम की है बी। इसका मतलब यह है कि फर्स्ट और सेकंड लाइन आपस में राइम करेंगी, और इसी तरह जो फोर्थ लाइन है वो फर्स्ट और सेकंड लाइन के साथ राइम करेगी, मतलब फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ लाइन आपस में राइम करेंगी, और थर्ड और फिफ्थ लाइन आपस में राइम करेगी। देखते हैं, लाइन नंबर 1 का लास्ट वर्ड है फॉल्स और सेकंड का लास्ट वर्ड है स्टॉल्स, तो ये आपस में राइम करती हैं। इसी तरह अगर हम लाइन नंबर 5 का लास्ट वर्ड देखें तो ये है विद इन, और थर्ड का लास्ट वर्ड है मैंड्रन, तो मैंड्रन और विद इन आपस में राइम करती हैं, ये बी हो गई। फॉल्स और स्टॉल्स आपस में राइम करती हैं, और 4 नंबर लाइन का लास्ट है बाल्स, इसका मतलब ये भी ए है। तो फॉल्स, स्टॉल्स और बाल्स, ए। इसी तरह मैंड्रन और विद इन ये बी। तो राइम स्कीम सारे स्टैंजास की इसी तरह से है, ए बी। अगर नेक्स्ट देखें तो स्पेंड ए, फाइंड ए, मैंड्रन बी, रिंड ए, क्योंकि यहां पर स्पेंड, फाइंड और रिंड ए हो गया, और ये जो मैंड्रन है ये राइम करेगा स्किन के साथ, मैंड्रन स्किन, तो ये बी। थर्ड और लास्ट स्टैंजा की राइम स्कीम को अगर चेक करें तो लेट ए, वेट ए, और चिन बी हो गया, ए बी, और फॉरगेट, लेट, वेट और फॉरगेट ये ए,
चिन और इन ये बी हो गया। तो ये इस पोएम की राइम स्कीम थी। आगे अगर हम बात करें तो फर्स्ट लाइन के अंदर कैयुरा का इस्तेमाल किया गया है। कैयुरा किसे कहते हैं? जब पोएट पंचुएशन मार्क के जरिए एक लाइन के अंदर पाज या ब्रेक करता है तो इस पाज या ब्रेक को कैयुरा कहते हैं। जैसा कि विक्स बैलेंस फ्लेम, आगे कोमा यूज किया गया है पाज या ब्रेक करने के लिए, तो इसको कैयुरा कहते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें एलिट्रेशन की, तो इस पोएम के अंदर एलिट्रेशन यूज की गई है, कॉन्सोनेंस का इस्तेमाल है, एसोनेंस का इस्तेमाल है, सिमिली भी यूज की गई है, मेटाफर यूज किया गया है और कुछ हाइफन वर्ड्स यूज किए गए हैं। उसके अलावा एंजेममेंट की एग्जांपल भी आपके सामने है, तो वो हम देखते हैं। सबसे पहले एलिट्रेशन किसे कहते हैं? जी, एलिट्रेशन होती है रिपीटिशन ऑफ इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड्स और लेटर्स इन द सेम लाइन। एक ही लाइन के अंदर जब कॉन्सोनेंट लेटर्स या कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो रहे होती हैं तो इसको हम एलिट्रेशन कहते हैं। जैसा कि लाइन नंबर 1 के अंदर है डार्क ड्यू, ये कॉन्सोनेंट साउंड है और वर्ड के स्टार्ट पर है, तो ये जो डी डी का लेटर है ये कॉन्सोनेंट है जिसको हम एलिट्रेशन कहेंगे। इसी तरह अगर लाइन नंबर 2 में देखें तो हमारे पास है स्ट्रीट और स्टॉल, एस एस का जो लेटर है ये कॉन्सोनेंट लेटर है और रिपीटेड है। इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट देखें तो हमारे पास थर्ड लाइन के अंदर है, थर्ड लाइन में है मेलन और मैंड्रन, तो एम एम का लेटर रिपीटेड है। अगर फिफ्थ लाइन की बात की जाए तो ग्लो और गोल्ड, जी जो है वो एलिट्रेशन की एग्जांपल है। और अगर 8 लाइन में देखें तो फिर मेलन और मैंड्रन, तो एम लेटर जो है वो रिपीटेड है जिसको हम एलिट्रेशन कहेंगे। अब हम देखते हैं कॉन्सोनेंस को। कॉन्सोनेंस ये होता है रिपीटिशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स और कॉन्सोनेंट लेटर्स एट द एंड ऑफ द वर्ड और इन द मिडल ऑफ द वर्ड। जब लफ्ज के दरमियान में या एंड पर कॉन्सोनेंट लेटर रिपीट हो रहे होते हैं तो उसे हम कॉन्सोनेंस कहते हैं। मतलब एलिट्रेशन में कॉन्सोनेंट लेटर स्टार्ट पे होता है और कॉन्सोनेंस के अंदर जो कॉन्सोनेंट लेटर है वो एंड पे या दरमियान में यूज हो सकता है। जैसा कि लाइन नंबर 2 में अगर हम देखें तो स्ट्रीट और फ्रूट, ये जो टी लेटर है ये रिपीटेड है, ये कॉन्सोनेंस की एग्जांपल है। इसी तरह लाइन नंबर 3 में अगर हम देखें तो मेलन और मैंड्रन, एन लेटर जो है वो रिपीटेड है जिसे कॉन्सोनेंस कहेंगे। अगर लाइन नंबर 5 में देखें तो यहां पर हार्ट और हार्ट में जो टी है ये रिपीटेड है, कॉन्सोनेंस की एग्जांपल। लाइन नंबर 6 में अगर हम देखें तो चिल्ड्रन और कॉइन, एन लेटर रिपीट हो रहा है। लाइन नंबर 8 में देखें तो इसके अंदर मेलन और मैंड्रन दोबारा रिपीटेड हो रही हैं। लाइन नंबर 9 में अगर हम देखें तो रिंड और कंपेटेड, डी लेटर जो है वो यहां पर रिपीटेड होता हुआ नजर आ रहा है। लाइन नंबर 10 के अंदर सन और स्किन, एन लेटर रिपीटेड है कॉन्सोनेंस की एग्जांपल के तौर पर। इसी तरह लाइन नंबर 11 में अगर हम देखें तो इट, इट और लेट, ये तीनों के अंदर टी लेटर जो है वो रिपीटेड होता हुआ हमें नजर आ रहा है। इसी तरह लाइन नंबर 14 में अगर हम देखें तो रेडिएंट और फॉरगेट, ये जो टी लेटर है ये रिपीटेड है। तो ये रिपीटिशन ऑफ कॉन्सोनेंट लेटर्स एट द एंड ऑफ द वर्ड हमारे सामने कॉन्सोनेंस की एग्जांपल है। उसके अलावा एसोनेंस का यूज किया गया है इस पोएम के अंदर। एसोनेंस किसे कहते हैं? रिपीटिशन ऑफ वाउल साउंड्स और लेटर्स इन स्ट्रेस सिलेबल। स्ट्रेस सिलेबल के अंदर जब वाउल की रिपीटिशन होती है वाउल साउंड की तो उसको हम एसोनेंस कहते हैं। जैसा कि लाइन नंबर 1 में अगर हम देखें तो बैलेंस फ्लेम के अंदर ए की रिपीटिशन हमें नजर आ रही है और फॉल भी है, डार्क भी है, तो ये रिपीटिशन जो के बेल ए की है मतलब वाउल साउंड की है, इसको हम एसोनेंस कहेंगे। इसी तरह अगर लाइन नंबर 3 में देखें तो हमारे पास गुआवा और मैंड्रिन के अंदर भी रिपीटिशन नजर आ रही है वाउल की। अगर 4 नंबर लाइन में देखें तो हमारे पास पैरामिड के अंदर आई है, पीटिड के अंदर आई है, लाइक के अंदर आई है, तो आई का साउंड जो है वो रिपीटेड होता हुआ नजर आ रहा है। इसी तरह लाइन नंबर 5 में अगर हम देखें तो हार्ट, हार्ट के अंदर ओ जो है वो रिपीटेड होता हुआ नजर आ रहा है, ये एक वाउल साउंड है और ये एसोनेंस की एग्जांपल है। इसी तरह लाइन नंबर अगर हम 6 में देखें
तो चिल्ड्रन के अंदर और स्पेंड के अंदर ई का लेटर रिपीटेड है, कॉइन और विद के अंदर आई का लेटर रिपीटेड है जो कि वाउल वर्ड्स और साउंड है और ये एसोनेंस की एग्जांपल दे रहे हैं। इसी तरह लाइन नंबर 6 में, 7 में, 8 में, 11 में, 12 में, 13 में, 14 और 15 के अंदर ये मार्क किए गए हैं। जैसे इट आई का साउंड है। इसी तरह टेक और ब्रेक ए का साउंड है। अगर ऊपर देखें तो हमारे सामने नीचे जो है वो माउथ के अंदर और नोज के अंदर ओ का साउंड है, फिंगर के अंदर और चिन के अंदर आई का लेटर और साउंड है। तो ये वाउल साउंड की रिपीटिशन है जिसे हम एसोनेंस कहेंगे। रेडियंट के अंदर ए है, लार्टन के अंदर ए है। और इसी तरह अगर हम नेक्स्ट देखें तो एम, डार्क, एम और स्टैंडिंग ए के लेटर जो है वो रिपीटेड होते हुए नजर आ रहे हैं, तो इसको एसोनेंस कहेंगे। नेक्स्ट, इस पोएम के अंदर हाइफन वर्ड यूज किए गए हैं। हाइफन वर्ड किसे कहते हैं? जब हम कंपाउंड नाउन बनाने के लिए हाइफन का इस्तेमाल करके टू वर्ड्स को आपस में मिलाते हैं, जैसा कि लाइन नंबर 4 के अंदर और लाइन नंबर 5 के अंदर इसकी एक एग्जांपल हमारे सामने है। जैसा पैरामिड पाइल हाइफन यूज करके मिलाया गया है। इसी तरह रेड हार्ट और गोल्ड हार्ट लाइन नंबर 5 में है, ये भी हाइफन वर्ड यूज किए गए हैं इस पोएम के अंदर। अगर बात की जाए सिमिली की तो लाइन नंबर 4 में और लाइन नंबर 14 के अंदर सिमिली यूज की गई है। सिमिली किसे कहते हैं? टू कंपेयर टू डिफरेंट थिंग्स, दो मुख्तलिफ चीजों को उनकी ट्रेड्स की वजह से, उनकी खसूसियात की वजह से आपस में कंपेयर करना, लाइक या एज का वर्ड यूज करके इसे हम सिमिली कहते हैं। तो अगर हम देखें तो लाइन नंबर 4 के अंदर है लाइक कैनन बॉल्स, मतलब कि वो जो फ्रूट है वो तोप के गोलों की तरह हैं। अब तोप के गोलों की तरह फ्रूट का होना, फ्रूट को तोप के गोलों से कंपेयर किया गया है, तो ये एक सिमिली यूज की गई है। इसी तरह अगर लाइन नंबर 14 में देखें तो रेडियंट एज लाल्टन्स दे फॉरगेट, लैंटर्न्स दे फॉरगेट, तो एज इस तरह चमकते हैं जैसे लालटेनें चमकती हैं, तो जैसे वो चमकती हैं एज के साथ उनकी चमक को लालटेनों की चमक के साथ कंपेयर किया गया है। यह भी एक सिमिली का इस्तेमाल है। उसके अलावा मेटाफोरिकल लैंग्वेज इस पोएम में भी यूज हुई है। वो क्या है? लाइन नंबर 9 में, 10 में या 12 में देखें तो मेटाफर यूज किए गए हैं, जैसा कि द मून कंपेटेड टू अ रिंड, चांद उसके छिलके के अंदर आ चुका है। देखें, चांद नहीं आया लेकिन उसकी चमक को इस तरह बताया है कि जैसे चांद उनकी छिलके के अंदर आ चुका हो, वो मुसामदार जिल्द के अंदर या छिलके के अंदर। तो मून का इस तरह आना, कंपेयर करना छिलके को मून के साथ विदाउट द वर्ड ऑफ लाइक और एस, ये एक मेटाफर है। इसी तरह द सन इन अ पिटेड स्किन, और मुसामदार जिल्द के अंदर सूरज आया है, तो ये दो मुख्तलिफ चीजों को कंपेयर किया गया है सूरज के साथ। तो मून और सन ये एक मेटाफर की एग्जांपल है। और इसके अलावा ये भी हमारे सामने है कि अ गोल्ड और सिल्वर फाउंटेन वेट, एक फवारा जो है वो भर देता है, तो यहां पर ये जो रस था उसको फाउंटेन के साथ कंपेयर कर दिया गया है, तो मेटाफोरिकल लैंग्वेज यूज की गई है। उसके अलावा लास्ट टेक्निक हम देखते हैं एंजेममेंट की। एंजेममेंट कहते हैं रन ऑन लाइन को। जब हम कोई लाइन पढ़ें और उसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के लिए उससे नेक्स्ट लाइन को भी पढ़ना पड़े, तो इस टेक्निक को एंजेममेंट कहते हैं और ये रन ऑन लाइन होती है। और अगर हम एक लाइन पढ़ते हैं और उसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो जाती है तो इसे हम एंड स्टॉप लाइन बोलते हैं। तो अगर एंजेममेंट की बात की जाए, 7 नंबर लाइन, 11 नंबर और 14 नंबर या इस तरह की जो लाइंस हैं वो एंजेममेंट की एग्जांपल देती हैं। जैसा कि हमारे सामने यहां फाइंड है, ये भी एंजेममेंट है, क्योंकि एंटर द लाल्टन्स ऑर्बिट फाइंड, वो तलाश करते हैं। अब क्या तलाश करते हैं उसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम देखेंगे कि मेलन, गुआवा और मैंड्रिन को वो फाइंड करते हैं। जब मेलन, गुआवा और मैंड्रिन को वो फाइंड करते हैं तो ये एक एंजेममेंट की एग्जांपल है। इसी तरह अगर लाइन नंबर 11 में हम देखें तो हमारे पास है दे टेक इट, ब्रेक इट, ओपन, लेट। अब क्या लेट करते हैं? गोल्ड और सिल्वर फाउंटेन वेट। तो यहां लेट जो है, यहां प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं डिवेल्प हो रही, तो इसे हम एंजेममेंट कहेंगे। इसी तरह लाइन नंबर 14 के अंदर फॉरगेट के बाद भी एंजेममेंट जो है वो यूज की गई है, क्योंकि प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के लिए नेक्स्ट देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।